Hello, children. Welcome to all of you. Our next topic is what official records do not tell. From this vast corpus of records, we can get to know a lot. But we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what they behind their actions. What official records do not tell अर्थात अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है या इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सारे के सारे सरकारी ही रिकॉर्ड्स थे। इनमें से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या समझते थे या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह रही होगी या रहती थी। For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrimages and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों को डायरियाँ, तीर्थयात्राओं और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैलती है, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखना शुरू किया, कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। All these sources, however, were produced by those who were literate. From this, we will not able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. The workers in the mines or the poor on the streets, getting to know their lives is a more difficult task. Yet, this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. बच्चों, हमने देखा कि कवियों द्वारा, लेखकों के द्वारा या फिर उपन्यासकारों के द्वारा उनकी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचा था जो पढ़े लिखे वर्ग से थे। इनमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी वर्ग या किसान या खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे होंगे। अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। आप जैसे जैसे इस किताब को पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे जब, तो आपको इस बात की भी जानकारी होने लगेगी। इस तरीके से हम लोगों का सारा टॉपिक खत्म होता है। हम लोगों ने देखा हाउ, व्हेन एंड वेयर को, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें टॉपिक के रूप में, सब टॉपिक के रूप में भी देखने को मिली। बच्चों, हम अपने हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स वाले पेज पे जब आते हैं, वहाँ हमें एक फिगर दिखता है, फिगर नंबर 1।
उसे हम चलिए आज रीड करते हैं और थोड़ा उसका अर्थ भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखी गई है। Brahmins offering the Shastras to Britannia. Frontispiece to the first mapper produced by James Rennell, 1782. Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan, an enthusiastic supporter of British conquest of India. Rennell saw preparation of map as essential to process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. तो बच्चों इस तस्वीर में आप देखें, यहाँ पे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ने ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट किया है। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया गया यह नक्शा आप देख रहे हैं, जो कि 1782 में तैयार की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। Figure 2. Advertisement helps create taste. Old advertisement help us understand how markets for new products were created and new tastes were popularized. This 1922 advertisement for Lipton tea suggests that royalty all over the world is associated with this tea. In the background, you see the outer wall of an Indian palace, while in the foreground, seated on the horseback, is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title Duke of Connaught. बच्चों, तस्वीर नंबर 2 में आप देख रहे हैं जो विज्ञापन होती है ना, उसके बारे में कही जा रही है कि विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय की जाती है। पुराने जो विज्ञापन हैं उनसे हमें यह समझ में आने में मदद मिलती है, यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादकों के लिए बाजार में किस तरह से तैयारी की जाती थी, किस तरह से नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात का संकेत है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल भी दिखाई दे रही है ना? जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठे हुए दिख रहे हैं। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट पदवी दी गई थी। इन अ थर्ड फिगर, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773. While history books narrated the deeds of governor generals, biographies glorified them as persons and painting projected them as powerful figures. तो बच्चों तस्वीर नंबर 3 में भी आप देखें, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स की तस्वीर दी गई है 1773। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इनकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों और जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनकी भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अर्थात तस्वीरों को देखकर भी आप समझ लेंगे कि किस तरीके से शानो शौकत को दिखाया जा रहा है और उनकी प्रभुसत्ता को भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। फिगर नंबर 4, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s when New Delhi was built. The National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Palace. This location reflects the importance these institutions had in the British imaginations. चित्र नंबर 4 में भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार 1920 के दशक में जो बनाया गया था उसे दर्शाया जा रहा है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ बच्चों, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए।
इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना बड़ा महत्व था। फिगर नंबर 5, अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s. Botanical Gardens and Natural History Museum established by the British collected plant specimens and informations about their uses. Local artists were asked to draw pictures of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialisms. So figure 5 में जो कस्टर्ड एप्पल होता है जिसे हिंदी में शरीफा कहते हैं, है ना, उसका पौधा दिखलाया जा रहा है जो 1770 में बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूनों और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाया जाता था। अब इतिहासकार इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। इन फिगर 6, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832. Note how all the instruments that were used in surveys are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project. तस्वीर नंबर 6 में बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, इसको दिखाया जा रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई यह तस्वीर 1832 की है। ध्यान से देखा जाए अगर तो पता चलेगा यहाँ पे कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया जा रहा है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर दे रहे हैं या उन्हें दिखलाना वो चाहते हैं। फिगर नंबर 7, द रेबल्स ऑफ 1857. Images need to be carefully studied for the project, the viewpoint of those who create them. This image can be found in the several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. The caption at the bottom says, Metternich spies share the loot. The British representations the rebels appear as greedy, vicious and brutal. You will read about the rebellion in chapter 5. इस चैप्टर के सबसे अंतिम तस्वीर नंबर 7 1857 के विद्रोह को दर्शाता है। तस्वीर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इसमें हमें चित्रकार की सोच का पता चल रहा है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई इस सचित्र पुस्तकों को यह तस्वीर के साथ दर्शाया जा रहा है। कई जगहों पर दिखलाया गया है कि इस तस्वीर के नीचे एक लाइन भी लिखी गई है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की इस नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 5 में आपको पढ़ने को मिलेगा। पर आप इस चित्रकार की सोच को समझें, इस तस्वीर के द्वारा उनके विचारों को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमें भारतीयों को बागी और लुटेरा के तौर पे दर्शाया जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, साथ में बहुत सारे फिगर्स को भी देखा। तो टॉपिक्स को पढ़ते वक्त अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न रह गई होगी तो हमारे फिगर्स ने हमें हमारे उस कन्फ्यूज़न से बाहर हमें निकाला है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।